लोकसभा में आज एक बार फिर से एंटी पेपर लीक बिल पर होनी है चर्चा। तो फिर 12 बजे राहुल गांधी सदन को करेंगे संबोधित। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में जवाब देगी सत्ता पक्ष। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर चार्जशीट हुई दाखिल। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर करेंगे दर्शन पूजन। गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर संकल्प अभियान का शुभारंभ। जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने दाखिल की थी चार्जशीट। और देश भर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जताए बारिश के आसार। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। नीट यूजी पेपर लीक केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जो आपको बता दें कि आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर, जहां नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर अब सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है। और सीबीआई ने जो चार्जशीट नीट यूजी पेपर लीक को लेकर दाखिल की है उसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सुनवाई जब होगी इस पूरे मामले पर तो निश्चित तौर पर सजा यहां पर तय की जाएगी। आगे आने वाले समय के लिए मापदंड तय किए जाएंगे। जहां नीट यूजी पेपर लीक मामले पर दायर चार्जशीट और आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई आज होने जा रही है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल टास्क का फोर्स बनाया गया था, यानी कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था, जिसको लेकर पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। साथ ही विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिनेश बीवाल और विकास बीवाल जैसे मुख्य आरोपी, जिनके नाम लगातार सामने आ रहे थे, उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को 3 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अब जो पहली सुनवाई है उस दौरान भी सीबीआई की तरफ से कोई वकील या सरकारी अभियोजक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। इस पर नाराजगी जताते हुए स्पेशल जज अनु ग्रोवर बालिगा ने अभियोजक निदेशक को तुरंत वकील नियुक्त करने का आदेश दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई आज होने जा रही है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। सीबीआई ने इस पूरे मामले पर 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर कोर्ट विचार लगातार कर रहा है। इसमें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चूंकि केंद्र सरकार और एनटीए और सीबीआई को आज शाम तक पूरे मामले की रिपोर्ट और जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो एक तरफ सुनवाई का सिलसिला चलेगा तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो 13 आरोपी है उन पर गाज गिर सकती है, उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। और ऐसे में जब पिछली सुनवाई होनी थी तो कोई भी वकील इस दौरान पेश नहीं हुआ था, जिसके बाद खुद यहां पर एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। और अब नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। अब इन 13 आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसको लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई का सिलसिला देखने को मिलेगा। और सुनवाई के दौरान माना जा रहा है दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट किसी तरह का बड़ा यहां पर फैसला सुना सकता है, जिस पर नजरें सभी की टिकी हुई है कि क्योंकि नीट यूजी पेपर लीक इस वक्त देश का सबसे हाईलाइटेड मुद्दा बना हुआ है। और इसको लेकर न सिर्फ जोरों के साथ सियासत हो रही है बल्कि छात्रों में भी नाराजगी है। और छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि जिन्होंने हमारा भविष्य खराब किया, जिन्होंने हमारा पेपर लीक किया, उन पर एक्शन होना चाहिए। स्नेह कमल, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर, जहां नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई? नीट यूजी पेपर को लेकर मामले में कल बड़ा मोड़ आया जब सीबीआई की इकोनॉमिक अफेंस विंग ने जो है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट की अगर बात करें तो भारी भरकम चार्जशीट है, 400 से अधिक पन्नों की चार्जशीट है। इसमें जो है 300 से अधिक गवाहों का जिक्र है। तो कुल मिलाकर नीट यूजी पेपर मामले में सीबीआई ने जो है चार्जशीट जो कल देर रात दाखिल की, उसके बाद जो है आज हो सकता है उस मामले में जो है कोर्ट संज्ञान लेकर सुनवाई करे। राउज एवेन्यू को ये स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने आज 29 जुलाई को यह मामला आएगा। इस चार्जशीट में सीबीआई को इकोनॉमिक अफेंस विंग में जो 13 आरोपी हैं उनके खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 315(5), 318(4), 61(2),
338, 303(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 1988, धारा 13(2), 13(1) और 13(a) और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट की धारा 10 की 3, 4, 5 के साथ जो है ये मामला दर्ज किया। आरोपी यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, मनोज सिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोंटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा बंधारे और मनीषा संजय हलदार जो इसमें हिरासत में है। तो आज जो सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उस पर दिल्ली की जो है राउस रेवेन्यू जो कोर्ट है इस मामले को संज्ञान में लेगी। कमल, देखिए सभी की फिलहाल नजरें टिकी हुई है कि अब दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट से जब सुनवाई होगी तो किस तरह का फैसला सामने आता है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में क्या कुछ मेंशन किया गया है, क्या इसको लेकर सार्वजनिक की गई है जानकारी? क्योंकि अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है तकरीबन 360 गवाह हैं, 422 दस्तावेज है, 43 डिजिटल है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ मेंशन? चार्जशीट कोर्ट का मसला है, क्योंकि कल रात कोर्ट ने सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। अभी चार्जशीट आज जब कोर्ट का जब मामला शुरू होगा तब कुछ सामने आएगा कि चार्जशीट में क्या कुछ है। फिलहाल जिस तरह से मैंने बताया कि तमाम जो है इसमें 11 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और 400 अधिक जो है इसमें 307 गवाह हैं, 422 दस्तावेज है और 43 अहम सबूत हैं। तो कुल मिलाकर आज जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तब कुछ स्पष्ट हो गई चार्जशीट में क्या क्या किन किन चीजों का उल्लेख किया है। फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम सबूत शामिल हैं। ठीक है स्नेह कमल, जानकारी आपने साझी की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है। आपको बता दें कि वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर विशेष दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही संकल्प अभियान का शुभारंभ भी नितिन नवीन की तरफ से किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, संगठनात्मक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है नितिन नवीन का, जहां नितिन नवीन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, वाराणसी वो पहुंचेंगे, श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे और इसके साथ ही तमाम दिग्गजों के साथ भी मुलाकात का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 2027 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये पहला दौरा नहीं रहा। जब पहला दौरा था तो उस दौरान देखने को मिलता कितनी भव्य स्तर पर तैयारी की गई थी, राजधानी लखनऊ वो पहुंचे थे। लेकिन अब ये दौरा वाराणसी का है, जहां वाराणसी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद हो सकता है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन खास बात यह है कि संकल्प अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं नितिन नवीन। संकल्प अभियान के माध्यम से सबसे पहले कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि इस अभियान से जुड़ना, लोगों को कैसे जोड़ना है, उसको लेकर घर घर जाकर अभियान चलाना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी कर ली गई है। उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। 27 के चुनाव को लेकर एक तरफ सत्ता को मजबूत करने का प्रयास है, तो वहीं संगठन भी लगातार कोशिश है कि सत्ता के साथ तालमेल सेट करते हुए, तालमेल बैठाते हुए आगे की रूपरेखा को तैयार किया जा सके, ताकि 2027 का विधानसभा चुनाव इस बार भी बीजेपी के हाथ में ही रहे, यानी कि बीजेपी एक बार फिर से फतेह कर ले। और ऐसे में ये अगर 2027 में बीजेपी जीत जाती है तो निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन के तालमेल का एक बेहतर परिणाम साबित होगा और यह ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन सीधे तौर पर जो श्रेय है वो कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। प्रवीण चौबे मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रवीण, चूंकि देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब वाराणसी के दौरे पर है और वाराणसी जब पहुंचेंगे तो संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे, और क्या कुछ कार्यक्रम जो संगठनात्मक स्तर पर बेहद जरूरी हो जाते हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो नितिन नवीन का जो दौरा है ये खास मायने रखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव का कहा जाए तो ये आगाज भी माना जाएगा, क्योंकि संत शिरोमणि रविदास के 350वें जन्मोत्सव का जो ये 7 महीने का कार्यक्रम है, लगभग 207 दिनों का ये कार्यक्रम चलने वाला है। निश्चित तौर से जो दलित वोटर है कहा जाए तो उसको साधने की तैयारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है। निश्चित तौर से ये जो कलश संकल्प यात्रा है ये लगातार चलेगा, उसके बाद शव यात्रा है, उसके बाद जनसंपर्क यात्रा, तो कहीं न कहीं ये जो यात्रा है ये पंजाब से शुरू होकर काशी तक आएगी। वाराणसी में
संपन्न होगी, जो उनके जन्मोत्सव पे इसका समापन किया जाएगा। ये 7 महीने का पूरा कार्यक्रम रहेगा, जो उत्तर प्रदेश को कहीं न कहीं कहा जाए तो दलित वोट को साधने की एक पूरी रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है तैयार की गई है। निश्चित तौर से, क्योंकि पिछली बार जब देखा गया था तो आरक्षण मुद्दा रहा, जो है लोकतंत्र रहा, और कहीं न कहीं जो लोगों विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया, उसको तोड़ने का जो वो मिथ्या थी कि संविधान बदल जाएगा, उस मिथ्या को तोड़ने का जो काम है वो बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के साथ करने के लिए तैयारी बना रही है। निश्चित तौर से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शाम को 2 बजे के बाद, क्योंकि अभी उनका कार्यक्रम जो है गुरु दक्षिणा का जो कार्यक्रम है वो गोरखपुर में चल रहा है, अब वो 2 बजे के लगभग यहाँ पहुंचेंगे वो भी। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैयारी चल रही है वो बहुत जोरों से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की भव्य तैयारी चल रही है जो है उनके स्वागत के लिए। वही जो पर्यटन मंत्री है जयवीर सिंह, वो भी पहुंचे हुए थे। कल शाम से ही वो लगातार रविदास घाट से लेकर रविदास पार्क मंदिर तक सभी का स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया। जो खामियां थी उसको दूर करने का निर्देश दिया, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तो कोई भी कमियां नहीं। लेकिन 27 का जो चुनाव है उसकी बात अगर कही जाए तो निश्चित तौर से नवीन नितिन का जो ये दौरा है ये खासा मायने रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो इसी से समझा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की जो रूपरेखा है या सियासी बिसात है वो यहाँ पर बिछाई जा रही है। लेकिन आपने भी जिक्र किया, जो संकल्प अभियान है उसकी शुरुआत जालंधर, पंजाब के जालंधर से होगी और वो सीधा काशी तक यहाँ पर पहुंचेगी, जहां पर उसका समापन होगा। तो क्या ये मानकर चला जाए कि एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब में भी 2027 में चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव? जी बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब, क्योंकि पंजाब अभी तक बीजेपी के हाथों से दूर है, इसलिए बीजेपी कहीं न कहीं दोनों को एक साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है और पंजाब का, और पंजाब में हमेशा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। निश्चित तौर से वो जो कसक है बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी के, वो बनी हुई है, तो उसको लेकर लगातार कवायद की जाएगी। ये दोनों राज्यों को जोड़ने का मकसद ही है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब को एक साथ जो है साधने की तैयारी कर रही है। क्योंकि नितिन नवीन जो है उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो दौरा है इसलिए खासा मायने रखता है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो दिल्ली का रास्ता तय करती है। निश्चित तौर से इसलिए उत्तर प्रदेश को कभी भी किसी भी हालत में बीजेपी गंवाना नहीं चाहेगी, क्योंकि जो जिस तरह का माहौल बना है, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, विपक्ष अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहती है और वो कह भी रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। लेकिन वही अगर जनता की बात की जाए तो काशी से ही नया पोस्टर लॉन्च किया गया, जिसमें लिखा था कि 3 बार चाय वाला और तीसरी बार गाय वाला। तो गाय वाला योगी आदित्यनाथ को लोग कहते हैं, इस नाते ये माना जा रहा है कि गाय वाले की एंट्री तीसरी बार होगी। उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हो, पूरी तरह से कवायद कर रहा है। जिले वार लगातार बैठकें चल रही है, लगातार संगठन की चर्चा कर रही है। आप सोचिए, जंतर मंतर पे धरना दिया जा रहा था, लेकिन बीजेपी बड़े पैमाने पर बूथ स्तर के कार्यक्रम कराई और वो भी सफल रहा इतने बड़े पैमाने पर। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है और उत्तर प्रदेश की जो तैयारी है वो चल रही है। उसी का एक कहा जाए वानगी कही जाए तो वो यहाँ दिखेगी और उसकी झलक भी देखेगी कि इस तरह से एनडीए गठबंधन जो है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ रहेगी और क्या संदेश देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये देखने वाली बात होगी। अब प्रवीण, समरसता दीप महोत्सव का भी आज शुरुआत होने जा रही है, उसको लेकर क्या जानकारी? तकरीबन कितने दीपक जलाए जाएंगे? और रविदास मंदिर में भी वो तस्वीरें देखने को मिल पाएगी जहां पर ये कहा जा रहा है शायद 11,000 के आसपास के दिए वहां पर जलाए जाएंगे आज शाम को। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो है लोगों से, आम जनमानस से आह्वान किया गया है कि इस अवसर पर पहुंचकर 11,000 दीपों का जो संकल्प है वो वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम शाम को किया जाएगा। क्योंकि वहां पर सबसे पहले जो है कलश यात्रा का शुभारंभ होगा, उसके बाद कलश के जो पीतल के कलश आए हैं वो भर करके पूरे देश में और ग्रामीण स्तर हो, जैसे अयोध्या प्रभु श्री राम के कलश को जो है गांव-गांव तक घुमाया गया था, उसी तरह से उसी के तर्ज पर संत शिरोमणि रविदास के जन्मोत्सव के अवसर पर जो भव्य आयोजन होना है वो उस कार्यक्रम के लिए कलश पूरे गांव से लेकर शहर तक जो है
सभी को कलश यात्रा में जोड़ने की जो तैयारी चल रही है वो चलेगी। उसके बाद शाम को 11,000 दीपों से संत शिरोमणि जो रविदास जयंती वो जन्मस्थली है वहां से लेकर पाठ तक को दीपों से सजाया जाएगा और शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। ठीक है प्रवीण चौबे, आपने जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां भदोही में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री और इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ए के शर्मा ने प्रशासनिक समन्वय समिति और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि उन्होंने बारिश और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ए के शर्मा ने इस दौरान खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत, जल जमाव की स्थिति को रोकना, नालों की साफ सफाई और स्वच्छता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कांवड़ मार्गों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के ऐलान किया है। ए के शर्मा ने विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न करने और उन्हें तय समय सीमा पर पूरा करने पर फोकस किया। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और जन प्रतिनिधियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान भी किया जाए। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भदोही से साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मंत्री ए के शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई है और तमाम अधिकारीगण यहां पर मौजूद रहे, जिनसे न सिर्फ कांवड़ यात्रा को लेकर बल्कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि मानसून का आगाज हो चुका है और इसमें प्रदेश भर में लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति हो जाती है। गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है, जिसके बाद वही गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंचता है। उसकी निकासी कैसे करनी है, जल जमाव ना होने पाए उसको कैसे करना है, ठीक करना है और व्यवस्थित करना है। साथ ही ट्रैफिक अव्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश फिलहाल जारी कर दिए गए हैं। वहीं श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर अमरोहा जिला प्रशासन पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दरअसल जिला अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने श्री वासुदेव तीर्थ और कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शास्त्री नगर से श्री वासुदेव मंदिर तक जल जमाव और कीचड़ की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को तत्कालीन पानी निकासी और मार्ग को अगले दिन तक पूरी तरह से सरल सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, प्रवेश निकास और भीड़ प्रबंधन की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने को कहा गया है। उन्होंने साफ किया है कि कांवड़ यात्रा का सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण संचालन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाएं। और ऐसे में देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां पर कांवड़ यात्रा का बहुत जल्दी आगाज होने वाला है, लेकिन उससे पहले अब अधिकारीगण जो हैं वो धरातल पर उतरे हुए हैं ताकि यात्रा मार्ग को जल्द ही दुरुस्त किया जाए और उसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कांवड़ियों को लेकर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है और निश्चित तौर पर पानी भरेगा, तो ऐसे में कांवड़ियों को कोई भारी परेशानी ना होने पाए उसको लेकर विशेष तैयारी। और ऐसे में कांवड़ियों के शिविर कहां पर लगाए जाएंगे, उन जगहों को, उन क्षेत्रों को चिन्हित यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है ये आप लोगों को हैरान कर देगी, क्योंकि यहाँ पर पैदल चलना तो दूर, यहाँ पर अगर कोई आवाजाही करता है तो एक बड़ा हादसे को दावत यहाँ पर ये सड़क देती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जहां दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। यहाँ पे कीचड़ है तो उसी के संदर्भ में ये ईओ साहब अमरोहा नगर पालिका के साथ निरीक्षण किया गया, तो इसमें अवगत कराया गया कि ये काम कल तक करा दिया जाएगा। इसमें ये गीली मिट्टी हटा के इसमें भराव किया जाएगा और मलबा डाल के उसकी कंप्रेसिंग की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पीडब्ल्यूडी के रूल्स हैं वो सारे क्लियर हैं और एनएच में जहाँ से शिकायतें आई थी उधर एनएच को बोला गया है, तो वो भी इसे कल शाम तक पूरा करा देंगे। और इस बीच बरेली से एक बड़ी खबर, जहां यूट्यूबर पर जानलेवा हमला किया गया है। आपको बता दें यूट्यूबर सत्यम गौड़ पर जानलेवा हमला हुआ है। लाठी डंडे से दबंगों ने जानलेवा हमला किया। वारदात को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार हो गए। फिलहाल वो कौन है दबंग, इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये बड़ी खबर जहां सत्यम गौड़ पर आपको बता दें यूट्यूबर है और ऐसे में हमला किया गया है, तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है।
जहां यूट्यूबर सत्यम गौड़ पर हमला किया गया है दबंगों की तरफ से, और दबंग लाठी डंडों से पीटने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। ये फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर आपको बता दें कि सत्यम गौड़ को कितनी बेरहमी के साथ दबंगों की तरफ से लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। ऐसे में आपको बताते चले कि बरेली में गौ रक्षक की भूमिका ये निभाते हैं सत्यम गौड़, और यूट्यूबर हैं सत्यम गौड़, जिन पर दबंगों की तरफ से बेरहमी से जानलेवा हमला किया गया। ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जो कि देर रात घटित हुई है। वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। सत्यम गौड़ जब रात को अपने घर लौट रहे थे काम से, तब रास्ते में एक दर्जन से अधिक दबंग मौके पर पहुंचे, चारों तरफ से उनको घेर लिया। आरोपियों ने लाठी डंडे, लात घूंसों और बेल्ट से जानलेवा हमला किया। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? फिलहाल सत्यम की क्या स्थिति? और ऐसे में लगातार ये वायरल वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। इस मारपीट का जो एक वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ, जहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जो सत्यम गौड़ को प्यार करते हैं, उनके समर्थक, उनके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उनकी फॉलोइंग लिस्ट बहुत लंबी है। और उनके फॉलोअर्स लगातार ये कह रहे हैं कि जिसने भी इस पर सत्यम पर हमला किया है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो हर किसी के रोंगटे ये वीडियो खड़ा कर देगा, कितनी बेरहमी के साथ सत्यम को पीटा जा रहा है। अभी फिलहाल वो शायद अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि अगर पुलिस सही से कार्रवाई करे तो शायद इन दबंगों के चेहरे पुलिस सही से पहचान भी ले और बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। फिलहाल इंतजार यही है कि इस बड़ी वारदात को जो दबंग अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि वीडियो में सत्यम जान की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। सचिन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, फिलहाल इस वीडियो को लेकर क्या जानकारी, पूरे मामले को लेकर, और सत्यम की क्या कुछ स्थिति है अभी? जी तो मैं आपको बता दूं, थाना फरीदपुर क्षेत्र में टॉकीज रोड के पास यूट्यूबर सत्यम को घेर कर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा गया, जिसमें वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गया। और पिटाई के दौरान वो लगातार अपनी रहम की भीख मांग रहा है, उन लोगों से छोड़ने की बात भी कह रहा है, लेकिन जो हमलावर थे वो लगातार उसको मारते रहे। और इसका वीडियो जो है एक वायरल हुआ है, और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसको जांच पड़ताल की जा रही है, और उसके बाद जो है उसको सामने आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है और वो आईसीयू में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर क्या एक्शन ले रही है, क्योंकि अब तो वीडियो भी वायरल हो गया, क्या दबंगों की पहचान नहीं हो पा रही पुलिस से? जी मौके पर लगे कैमरों के आधार पर उन दबंगों की पहचान की जा रही है, लेकिन साथ ही सत्यम को जो है इलाज के लिए एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया, वहां उसका इलाज चल रहा है। अब चूंकि सत्यम कुछ बेहतर स्थिति में हो तो पता लगता है कि वो कुछ रंजिश के तहत ऐसा हुआ है, या उसके जानने वाले या फिर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा ये ऐसा किया गया है। सत्यम के परिवार वालों का क्या कुछ कहना? सत्यम के परिवार वाले अभी इस मौके पर इस विषय पर कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी उनको ये नहीं पता लग रहा है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया सत्यम पर, वो आखिर लोग हैं कौन। सत्यम के किसी यार दोस्त की तरफ से कोई आशंका व्यक्त की गई है? सत्यम का क्या किसी से पुराना वारदात या रंजिश चल रही थी, या फिर किसी तरह का कोई कलेश या क्लैश चल रहा था, जिसकी वजह से दबंग मौके पर पहुंचते और सत्यम को इतनी बेरहमी के साथ पीटते हैं? नहीं, आशंका अभी कोई व्यक्त नहीं गई है। सबसे सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि सत्यम थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक हो और वो कुछ बता पाए, उसके बाद ही आगे की जांच। गलत नहीं होगा कि सत्यम के आधिकारिक बयान का इंतजार पुलिस कर रही है। जब स्टेटमेंट लेगी उसी के बाद कार्रवाई का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल पाएगा। बहरहाल सचिन वर्मा जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं झांसी से मिल रही बड़ी खबर की। जीआरपी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 5 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी के 5 मोबाइल फोन भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। तो जीआरपी को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक विशेष अभियान चलाया गया और जीआरपी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 5 शातिर मोबाइल चोरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जीआरपी का ये कहना, इन शातिर मोबाइल चोरों के पास से तकरीबन 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब लगातार कानूनी कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ा दिया गया है। 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और भी कई चीजें ऐसी हैं जो बरामद यहां पर की गई हैं और उसी के तहत लगातार कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां जीआरपी ने झांसी में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 5 शातिर बदमाश जो चोरी की वारदात में शामिल थे, मोबाइल चोरी किया करते थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
और फिलहाल आपको बता दें कि अभी ये पांचों के पांचों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कानूनी कार्रवाई लगातार की जा रही है। पूछताछ का सिलसिला भी इस दौरान शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही आपको बताते चलिए कि इनके जो अन्य सदस्य हैं, अगर वो कोई है या किसी तरह की कोई संलिप्तता उन लोगों की है तो उनका भी पता लगाने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।